आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक रेहान तारिक के साथ। आज जिन स्टोरीज पर देंगे दस्तक उनमें शामिल है ऑपोजिशन जमातों का पेशावर जलसा, सूबाई हुकूमत के साथ तसादुम का खदशा, शुगर मिल्स एसोसिएशन ने मिलों को बंद करने की धमकी क्यों दी, पाकिस्तान का 65% नौजवान नजरअंदाज, मुस्तकबिल से मायूस क्यों, बच्चों का आलमी दिन, पिंजरों में बचपन गुजारने वाले बच्चे कौन हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। एक तरफ मुल्क में कोरोना वायरस की दूसरी लहर सर उठा चुकी है तो दूसरी जानिब जलसे, रैलियों और सियासी मुहिम जोई का मौसम उरूज पर दिखाई दे रहा है। हुकूमत कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बायस जलसे जुलूसों पर पाबंदी आयद कर चुकी है, मगर ऑपोजिशन जलसों के इनेकाद से पीछे हटने के लिए तैयार दिखाई नहीं दे रही है। मानसेरा में मुस्लिम लीग नून के अवामी इज्तिमा के बाद पीडीएम पेशावर में जलसा करने के लिए तैयार है। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और पीडीएम आमने सामने है। पेशावर में जिला इंतजामिया ने कोरोना वबा के फैलाव के खतरे के पेश नजर पीडीएम को जलसे की इजाजत देने से इनकार करते हुए कहा है कि हुकूमत ने अवामी इज्तिमात से गुरेज इख्तियार करने की हिदायत जारी कर रखी हैं। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक जिला पेशावर में इस वक्त कोरोना की शरह 13% से बढ़ गई है। 13% से जो पॉजिटिविटी रेट है वो तजावुज कर चुका है। बड़े अवामी इज्तिमात में कोरोना के बड़े पैमाने पर फैलने का खदशा मौजूद है। मज़कूरा सूरत हाल और कोरोना वायरस से इंसानी जानों को बचाने की गरज से जलसे की इजाजत नहीं दी जा सकती, लेकिन दूसरी जानिब पीडीएम का मौक़िफ़ है कि उन्हें जलसे से रोकना इम्तियाजी सलूक है और वो पेशावर में हर सूरत जलसा करेंगे। गुज़श्ता दिनों एनसीओसी के सरबराह असद उमर ने मामला पार्लियामान की कोरोना कमेटी के सामने रखने का ऐलान किया को पीडीएम के तर्जुमान ने मुस्तरद कर दिया था। इस हवाले से असद उमर क्या कह रहे थे और फिर पीडीएम की तरफ से कैसे इस तजवीज़ को मुस्तरद किया गया, जरा उसकी एक झलक सबसे पहले आपके सामने रखता है। और हमने वहाँ पे रिक्वेस्ट की है स्पीकर से कि पार्लियामान की जो कोरोना के लिए जो पार्लियामानी कमेटी बनाई गई थी उसका इजलास बुलाया जाए और वहाँ पर सारी जो सियासी लीडरशिप है नेशनल असेंबली की वो साथ मिलकर बैठे और कोई इसका हल निकालने की कोशिश करे, कोई ऐसी तजवीज़ दे कि ऐसा भी ना हो कि सियासी आवाज़ गला घोंटता हुआ नजर आए, सियासत भी चलती रहे और उसके साथ साथ जो हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान के अवाम की सेहत और उनके रोजगार को हम खतरे में ना डालें। आप खुद जानते हैं कि यहाँ पे सूबाई हुकूमत ने भी ये इकदाम उठाया, तो इन्होंने क्या कहा कि ये लोग हमारे पास आ जाएं। भाई पीडीएम जलसा कर रहा है, हमने ऐलान किया हुआ है, हमने कहा है कि हम ये यानी आपने जो पाबंदी लगाई हम इसको नहीं मानते, आप इजाज़त नहीं देते तो तब भी हम प्रोग्राम करेंगे। तो इस हवाले से आप ये कहें कि हमारे पास आ जाएं, ये तो कम से कम हमारे यहाँ तो ये रिवायात नहीं है। पहली लहर के दौरान ऑपोजिशन जमातें तो हुकूमत को पाबंदियां सख्त करने का कह रही थी। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ तो लंदन से फौरी तौर पर पाकिस्तान आए, हुकूमत को अपनी भरपूर मदद की पेशकश की। साथ ही ऑपोजिशन जमातें हुकूमती पॉलिसियों पर भी तनकीद करती रहीं। आज एक ऐसे वक्त में जब कोरोना वायरस माजी की निस्बत ज्यादा खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर रहा है, हुकूमत पाबंदियां सख्त कर रही है तो ऑपोजिशन समझ से बालातर दिखाई दे रहा है। इस वक्त ऑपोजिशन बिल्कुल 180 डिग्री के एंगल के ऊपर खड़ी है। इस वक्त किस तरह ऑपोजिशन यू टर्न लिए हुए दिखाई दे रही है उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। कोरोना से निपटने के लिए कौम और मुल्क की खातर हम हुकूमत के शाना बशाना खड़े हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि सिर्फ लोगों की जिंदगी का सोचो। इस वक्त पाकिस्तान इस वबा का मुकाबला के अलावा किसी और चीज की तरफ तवज्जो नहीं दे सकती। ये वो ऑपोजिशन है जो कोरोना की फर्स्ट वेव के अंदर कोरोना को बहुत सीरियस ले रही थी, मुकम्मल लॉकडाउन की हामी थी, सख्त पॉलिसियों को नाफिज करने के हवाले से हुकूमत को तजावीज़ पेश कर रही थी, लेकिन आज ऑपोजिशन जलसे करने का इसरार कर रही है। मुस्लिम लीग नून ने मुल्क में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के बायस जलसों के लिए वोट को इज्जत दो के मास्क भी तैयार कर लिए हैं, लेकिन सवाल फिर वही है कि जलसे मुलतवी क्यों नहीं किए जा सकते हैं? क्या सियासी मफादात वर्कर्स की सेहत से ज्यादा अहम है? क्या वोट को इज्जत से ज्यादा वोटर्स की जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ जरूरी नहीं है? अदालती अहकामात के बावजूद मैदान सजाने पर क्यों मुसर दिखाई दे रही है? यकीनन ये सवाल बड़ा अहम है। राना सनाउल्लाह इस हवाले से क्या मौक़िफ़, क्या तजवीज़ पेश करते हैं और क्या मंतक है, जरा उनकी मंतक आपके सामने रखता है। इस्लामाबाद कोर्ट ने अगर ये कहा है कि उन्होंने ये तो नहीं कहा कि जलसे ना करें, उन्होंने ये कहा है कि आप एहतियात करें, तो एहतियात तो हम कर रहे हैं। अब एक ऐसे वक्त में जब गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम के बाद कोरोना केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है, क्या ऑपोजिशन अवाम की सेहत से खेल रही है? अवामी मफाद ज्यादा अहम है या फिर सियासी मफादात का हुसूल ज्यादा जरूरी है? क्या ऑपोजिशन जलसों को मौखर करेगी या हुकूमत ताकत का इस्तेमाल करेगी? पेशावर जलसे को लेकर इस वक्त ऑपोजिशन कहां पर खड़ी है और फिर इंतजामिया क्या राय इख्तियार की हुई, इस मामले पर बात करेंगे। इस वक्त एएनपी के मरकजी तर्जुमान जाहिद खान, जबकि पेशावर से सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों की तशरीफ आवरी के लिए। सबसे पहले तो जाहिद खान साहब, आप बताइएगा कि इस वक्त जो कोरोना पॉजिटिविटी रेट है वो 13% है पेशावर सिटी के अंदर, जिस पर
सूबाई हुकूमत आपको इजाजत देने के लिए तैयार नहीं है, इसके बावजूद आप कहते हैं कि हम जलसा करेंगे, तो क्या आप हुकूमत से तसादुम चाहते हैं? पीडीएम चाहती है कि सूबाई हुकूमत से तसादुम की सूरत हाल पैदा हो? देखिए, सूबाई हुकूमत की मर्जी है, वो इजाजत दे या न दे, हमने जलसा करना ही हमारा हक है। क्योंकि इस वक्त कोरोना की जब ये जलसे करते रहे, जब आप देखिए हिंदुस्तान में इस वक्त कितना कोरोना था, लेकिन वह 3 स्टेट में इलेक्शन होते रहे। अमेरिका में कोरोना किस हद तक था, लेकिन वहां पे इलेक्शन हुई। हमारे अभी गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत भी रही और अपोजिशन भी रही, लेकिन इसके बावजूद भी कि कोरोना था, लेकिन वहां पे जलसे और जुलूस होते रहे। मेरे ख्याल में ये बात अगर आप छोड़ दे, आज आप बाजारों में जाए, बाजारों में क्या सूरत हाल है, आप बसों में जाए, वहां क्या सूरत हाल है, हर एक जगह पे ये है। क्या जिंदगी के मुअत्तल करने? ये तो कहते थे कि जी हम स्मार्ट डाउन करेंगे, उससे हमारा। जाहिद खान साहब, अगर भारत के अंदर इंतखाबात हुए तो सर्टेन एसओपीज के तहत हुए, मुकम्मल लॉकडाउन के अंदर था भारत। अगर अमेरिका के अंदर इंतखाबात होते हैं तो एसओपीज के तहत होते हैं। आप कैसे मुमकिन बनाएंगे कि पेशावर जलसा एसओपीज के तहत हो? वो कौन से एसओपीज है जो आप फॉलो करेंगे कि इस वक्त जो मुंतजिमीन है जलसे के, वो पीछे हटने को तैयार नहीं है, हर सूरत में जलसा करेंगे? हुकूमत क्या लाएमल अपनाए हुए है और जवाबी हिकमत अमली क्या होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो ये है कि कराची के अंदर देखें, कराची में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, वहाँ पे माइक्रो लॉकडाउन और लॉकडाउन के किस्से शुरू हो गए हैं, क्योंकि उनको वहाँ खौफ है कि जी लोग इससे सफ़र होंगे। लेकिन उनको पुख्तनख्वा में ये खौफ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पुख्तून बसते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी कि आप सिंध के अंदर तो आप लॉकडाउन की बात करते हैं और आप एनसीओसी में भी बैठते हैं, सिंध हुकूमत वहाँ बैठती है बाकायदा, वहाँ फैसले होते हैं मुश्तरका, और उस फैसलों को फिर वहाँ इस तरह की धज्जियां उड़ाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये गैर संजीदा रवैया है। हमने एक कमेटी बनाई थी वज़ीर-ए-आज़म महमूद खान ने कि हम इनको ब्रीफिंग दे अपोजिशन को, फिर उसके बाद ये खुद फैसला करें कि उन्होंने करना है नहीं करना है जलसा। हमसे उनकी कमिटमेंट हुई और उसके बाद वो फिर वो कमिटमेंट पूरी नहीं की, उन्होंने हमारी ब्रीफिंग लेने तक का इनकार कर दिया कि हमने तो जलसा ही करना है। अच्छा, जलसा करके ये क्या मकासद क्या हासिल करेंगे? कराची में इन्होंने जलसा किया, क्वेटा में किया, 2 हफ्ते इन्होंने कैंपेन चलाई मरियम बीबी ने, और बिलावल तो अभी तक वहाँ बैठा हुआ है गिलगित बल्तिस्तान में। तो ये सारी चीजें हैं, इन्होंने जलसे भी किए, तकरीरें भी कर ली, तो क्या हुआ है कि हुकूमत को फर्क पड़ा है। लेकिन शौकत यूसुफज़ई साहब, आपने जलसे की इजाजत नहीं दी है, इस हवाले से एक नोटिफिकेशन भी सामने आ गया है, लेकिन पीडीएम ये कह रही है कि वो हर सूरत जलसा करेंगे। जवाबी हिकमत अमली क्या होगी? कैसे रोकेंगे आप इन्हें जलसा करने से? पॉलिटिकल लोग हैं जी, हम पॉलिटिकल लोग हैं, डेमोक्रेटिक लोग हैं, एक सियासी जदोजहद करके हम यहाँ तक पहुंचे हैं। हम कोई रियासती ताकत के इस्तेमाल करने की बात मैं नहीं कर सकता, लेकिन जो पेंडेमिक एक्ट है उसके तहत हम जरूर अमल कर रहे हैं और उनको भी कोशिश करेंगे उनको भी अमल कराएं। उसके तहत अगर ये खदशा है फैलने का जो भी है उस पे जरूर अमल होगा इंशाल्लाह। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी फौजदारी मुकदमात के हवाले से बात किया है कि पर्चे दर्ज कराएंगे। बिल्कुल होगा, जो भी इस एक्ट के अंदर है, जो भी उसका मुर्तकिब पाया गया, जो भी उसको वायलेट करेगा, उनके खिलाफ एक्शन होगा। जी जाहिद खान साहब, ये जो है ना, ये बिल्कुल क्लियर कट पता चल रहा है, वरना तकरीर तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कर सकते हैं, इन्होंने हुकूमत के खिलाफ जो भी कहना है कर सकते हैं, कोई इशू तो नहीं है हमें। जाहिद खान साहब, बात सुनने से घबरा रहे हैं, खास तौर पे मुंतजमीन पे पर्चे होंगे, पर्चे भुगतने के लिए तैयार हैं, एफआईआर होंगी, केसेस भी बनेंगे। हम इनकी धमकियों से नहीं डरते, ये धमकी जितने मर्जी दे रहे, शौकत यूसुफज़ई हमें भी जानते हैं और हम इनको भी जानते हैं, हमें इससे कोई डर और खौफ नहीं है। अगर एफआईआर दर्ज कराते तो जवाले में भी दर्ज करवाए 2000 के 2500, आपने क्वेटा में भी दर्ज करवाया है, आपने कराची में भी जो सूरत हाल है आपकी, वहाँ भी आपने देखा था कि क्या क्या हुकूमत में। अगर हुकूमत डरी नहीं है तो क्या जरूरत है, वो आराम से बैठ जाए। लेकिन जाहिद खान साहब, यहाँ पर तो कारकुनान की सेहत का मामला है ना सर, अगर कोरोना केसेस ज्यादा होंगे और खुदा न खास्ता इस हवाले से मोर्टेलिटी रेट बढ़ता है तो फिर रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? आप जिम्मेदारी लेते हैं? आप मुझे ये बता दें, आप मुझे एक बात जरूर बता दें, ये बाजारों में जो लोग फिर चल रहे हैं और वहां पे जो फैल रहे हैं, अभी तक तो पीडीएम का जलसा नहीं हुआ ना, जिसकी जिम्मेवार कौन है? हुकूमत जिम्मेवार हुकूमत होती है हर एक चीज का, कोई और नहीं होते हैं। ये देखिए, ये स्टैंडर्ड नहीं रखना चाहिए कि जी अब जो बाजारों में लोग फिर रहे हैं और अभी भी आप जो रिपोर्ट कर रहे हैं कि जी इतने लोगों को कोरोना हुआ, इतने लोग मर गए, तो उनकी जिम्मेवार कौन है? उनकी जिम्मेवार फिर हुकूमत है, फिर एफआईआर उनके खिलाफ भी दर्ज होना चाहिए। जी शौकत यूसुफज़ई साहब, यूसुफज़ई साहब, फिर हुकूमत रिस्पॉन्सिबल होगी सर?
मैं अर्ज करूं, देखें जाहिद खान साहब ने कहा मैं शौकत को जानता हूं। देखिए ये कोई पर्सनल बात नहीं है, न मैं इनसे कोई लड़ना चाहता हूं, न मेरी कोई इतनी बड़ी वो है कि मैं इनको कोई धमकी देना चाहता हूं। मैं हुकूमत की तरफ से बात करना चाहता हूं और यही जमहूरी तरीका होता है। मेरे ख्याल से यही बात सुननी चाहिए, पर्सनल नहीं होना चाहिए। पर्सनल होना है तो किसी अपने बराबर के लोगों के साथ हो। मैं तो छोटा सा बंदा हूँ, मैं आपको क्या धमकी दूंगा और क्या वो करूंगा। पॉलिटिकल बातें पॉलिटिकल होनी चाहिए। बात देखें, मैं अर्ज करूं, देखें जी, ये चाहते हैं कि बाजार भी बंद हो जाएं, बिजनेस भी बंद हो जाए, स्कूल भी बंद हो जाए, जबकि हमारी कोशिश ये है कि जहां तक हो सके हमारे स्कूल खुले रहे, हमारे बाजार भी खुले रहे, बिजनेस चलता रहे, लेकिन उसमें हम सबको एसओपी फॉलो करनी है। लेकिन ये बात आपकी ठीक है कि एंगेज करना चाहिए ऑपोजिशन को, मामलात मुज़ाकरात से हल करने चाहिए। आप क्या समझते कोई दरमियानी राह हो सकती थी जलसों के हवाले से? देखिए पर्टिकुलरली जलसों के हवाले से वजह हो सकता है सर। मैं यही अर्ज करना चाहता था कि हमारी जो वज़ीर आला महमूद खान ने जो कमेटी बनाई थी वज़रा की, और सीनियर लोग थे उसमें, और हमने राब्ता किया अकरम दुरानी साहब से, हमने राब्ता किया सरदार यूसुफ साहब से, हमने शहराज़म वजीर साहब से, जितने इनके लीडर्स थे, और लुत्फुर रहमान साहब से मेरी खुद उनकी बात हुई, तैमूर झगड़ा साहब, हम सारे बैठे हुए थे। इन सब ने कहा कि हम 4 बजे असेंबली सेक्रेटरीट में आ जाएंगे, आप ब्रीफिंग तैयार कर लें। हमने ब्रीफिंग तैयार की, हम इंतजार करते रहे, मीडिया बैठा रहा। इन्होंने सवाल जवाब भेज दिया कि जी हमने मुज़ाकरात नहीं करने, हमने तो जलसा ही करना है। अब इस तरह के रवैये अगर सियासत के अंदर आ जाए ना, ये तो अपने आप को बड़े सियासी कहते हैं, बड़े जमहूरी कहते हैं। शौकत यूसुफ साहब वो कह रहे हैं कि हमें बुलाया नहीं गया है, जो रिवायत होती है कि जरगा बुलाया जाता है, इस तरह का कोई मामला को एसओपी फॉलो नहीं किया गया है, या ये बात दुरुस्त है सर? जाहिद खान साहब को यकीनन नहीं बुलाया गया होगा, लेकिन सरदार हुसैन बाबक से हमारी बात हुई और जगह तय हुई कि जी असेंबली सेक्रेटेरिएट में। तो असेंबली सेक्रेटेरिएट तो हम सब के लिए है ना, ये हुकूमत के लिए भी, अपोजिशन के लिए भी। ये तो बात उस वक्त तय हो गई थी ना। और अकरम दुरानी साहब अपोजिशन लीडर हैं वहाँ के, उनसे बात हुई। हम सारे बैठे हुए थे जो मेंबरान, 4-5 मेंबरान हैं हम, जो वजारती कमेटी बनी है, उसमें एक हम बातचीत करते रहे। उन्होंने हमारे साथ कमिटमेंट की 4 बजे, और 4 बजे जब हुए तो उन्होंने मैसेज भेजा कि जी हमने तो जलसा ही करना है, हमने कोई मुज़ाकरात ना करते, हम तो ब्रीफिंग देते थे। हम चाहते थे कि कोरोना की जो सूरत-ए-हाल नहीं बनी है वो एकदम 1.4 से 9.4 पे चली गई है। अगर पेशावर के अंदर ये सब होता है जैसा कि आप फोर्सी कर रहे हैं, 13% से एक्सीड कर चुका है इस वक्त पॉजिटिविटी रेट, तो फिर रिस्पॉन्सिबल कौन है? हुकूमत की भी तो उतनी जिम्मेदारी है कि ये जलसे को किसी न किसी तरह से कटेल करें। अब अगर हम ये पुरानी चीजें सिर्फ एक दूसरे को सुनाते रहेंगे ना, बात ये कि ये अपोजिशन है, हम गवर्नमेंट है, दोनों को वोट पड़े, दोनों हम नुमाइंदगी करते हैं आवाम की। क्या आवाम को इसकी सजा हम दे दें कि ये उसने किया और ये हमने किया? मसला ये है कि इशू है आवाम के लिए। मुझे बताएं कि ये लोग तो कहते हैं ना कि ये हमारे बच्चे हैं, ये अपने बच्चे निकाल के लाए ना इस जलसे में, इनका कोई बच्चा इस जलसे में नहीं आएगा। ये आम गरीब वर्कर जो है वो होगा, ये इनके अपने वर्कर हैं, तो हमारे तो है ना, ये सूबे के लोग हैं, तो मेहरबानी करें अपने वर्करों पे भी रहम करें और कोई ऐसी बात ना करें। खान साहब, आपको अपने वर्कर्स के ऊपर भी रहम नहीं आता है? सियासी वर्कर्स को जो है वो कोरोना के सामने बिल्कुल सामने हेड ऑन करने जा रहे हैं। खुदा ना खास्ता अगर वहां पर उनको कोरोना लाक हो जाता है, कोई मोर्टेलिटीज होती है, फिर कौन रिस्पॉन्सिबल है? सर बड़ा बुनियादी सा सवाल है। मुझे एक बात बता दें कि हमारे बच्चे तो बाहर नहीं हैं, जिनके बच्चे बाहर है वो हुकूमत में हैं। हमारे बच्चे उधर ही होंगे, इधर ही हैं और इधर ही आएंगे, और अभी भी हमारे बच्चे हैं जब आएंगे उधर जलसे में। ऐसी बात नहीं है। आप किसकी बात कर रहे हैं? वो कह रहे हैं, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? जो शौकत यूसुफ साहब ने बात की, मैंने उसका जवाब दिया उसको। असल में यही बात नहीं है कि जी आप फंड स्कोरिंग करेंगे। हमने जलसा रखा है और अभी नहीं रखा है। ये जलसा उस वक्त रखा था कि जिस वक्त हमने पीडीएम का पहले इजलास हुआ था, और उसमें जब ये सारे जलसे अनाउंस हो गए थे, इससे बाद आपने इमरान खान ने स्वात में भी जलसा किया, उसने फैसलाबाद में भी जलसा किया। अभी भी प्रोग्राम आपने करते रहते हैं। आप नहीं देख रहे हो कि वो कौन से एसओपीज होते हैं? वो खुद ना मास्क पहनता है, ना उधर जो लोग बैठे होते हैं वो भी नहीं पहनते। वजीर इनकी सारे यही करते हैं। तो ये है कि जी अगर पीडीएम की जलसे से उनको खौफ नहीं है तो बस हम तो जलसा वैसे करेंगे, जो मर्जी हो, लेकिन हमने जलसा करना है। हमने ये नहीं कहना कि जी हमने किसके कहने पे रोका है या नहीं रोका है। अगर कोई मसला है, ये इससे कोई इनकार नहीं कर सकते हैं। ये सारे हमारे बच्चे, हम सारे भाई हैं। इसमें पुख्तून और नॉन पुख्तून की इशू नहीं है।
अगर पुख्तून इशू की पुख्तूनी के जिस तरह से कहा कि सिंध में ये और मसला है इधर और, तो अभी आपकी यहाँ पे जो अच्छा शौकत यूसुफ ज़ई साहब, मैं जाहिद खान साहब की बात से जो तासुर मुझे मिल रहा है कि जो कोरोना की जो सीरियसनेस है और कहा जा रहा है कि कोविड की सेकंड वेव ज्यादा इंटेंस है, मेरा ख्याल है कि वो सारी सीरियसनेस को हमारे अवामी नुमाइंदों ने डिफ्यूज कर दिया है। वैसे मिलकर इस वक्त जो कुछ हो रहा है अवाम तो कतन सीरियस नहीं लेंगे जब अवामी नुमाइंदे इस तरह का जब मुजाहरा करेंगे कि जीपी इलेक्शंस के अंदर बात होती है, जलसे हुकूमत भी करती है, कैंपेन्स भी चलाती है, जैसे ऑपोजिशन के जलसों की बात आती है उनको कटेल करने की बात करते हैं, तो तासुर तो ये मिलता है कि शायद हुकूमत पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रही है, तो अवाम कैसे सीरियस लेंगे इसको? जहाँ ताल्लुक तो इलेक्शन हो रहे थे, बिल्कुल इलेक्शन की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन आज तो कोई इलेक्शन नहीं हो रहे ना। अभी आप मुझे बताएं ना, क्या ये जलसा करके हुकूमत गिरा देंगे? क्या होगा? होगा तो कुछ भी नहीं, लेकिन ये होगा कि गरीब के बच्चे मुतासिर होंगे। सलीम साफी जैसे बंदे ने, जो क्रिटिक है गवर्नमेंट का सबसे बड़ा, उसने ट्वीट किया है कि अपोजिशन जो है वो जलसा ना करे, कोरोना फैल रहा है। आप उसको भी जरा देखें ना, तो इनको समझ नहीं आ रहा है। जाहिद खान साहब, होगा क्या? आप या हुकूमत गिरा देंगे? पेशावर जलसा इतना इंपॉर्टेंट है कि पेशावर जलसे से हुकूमत गिर जाएगी? देखिए, मेरे एक जब तहरीकें चलती है ना, मेरे ख्याल में मेरे भाई आप मैं तो इस वक्त 35 साल तो सियासत में हुई है, जब तहरीक चलती है, जब इस तरह मोमेंट होती है, तो वो एक जलसे या दो जलसे से हुकूमत ही नहीं, लेकिन ये एक मोमेंट पकड़ती है और आगे बात जाके बढ़ती है, और जब बढ़ती है तो इंशाल्लाह ये हुकूमत जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत ने भी 126 रोज का धरना किया, धरने से तो हुकूमत नहीं गई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, ना जलसों या धरनों से हुकूमतें जाती हैं। जाहिद खान साहब, मैं बात जरा कंप्लीट कर लूं। देखिए, 126 दिन उसने दिया, लेकिन उस वक्त तो जो हुकूमत बैठी थी उसके साथ टोटल मेजॉरिटी, इनके पास कौन सा मेजॉरिटी है? इनके पास तो मेजॉरिटी है नहीं। ये तो 3 बैसाखियों पे है, एक बैसाखी भी निकाल दो तो बात गिर जाएगी, और जब आवाम के प्रेशर आएगा तो ये बैसाखियां खुद ब खुद छलांग लगाते हैं किश्ती से, ये किश्ती में अपने आप को डुबोना नहीं चाहते हैं। तो ऐसा ही सूरत हाल है। हमेशा के लिए होता है कि एक मोमेंट चलती है, और जब उरूज पे होता है तो बहुत सारे ऑप्शन उसके अंदर फिर आते हैं। ये तो अभी जलसे हो रहे हैं ना, तो जलसे ये तो नहीं है कि जलसा हो गया पेशावर का तो हम जाके बैठ जाएंगे कि जी हुकूमत नहीं गिरी, ऐसा नहीं होगा। हम अपनी देखिए, अवाम तकलीफ में है। ये जो खवातीन आई थी इस्लामाबाद में, ये जो क्लर्क आए थे इस्लामाबाद में, हर रोज इधर मुजाहरे करते हैं, वहाँ इस रुपीज नहीं होते, वहाँ इस हुकूमत का उनका ख्याल नहीं है। शौकत यूसुफ ज़ई साहब, मुझे ब्रेक लेनी है। सर, आपका लास्ट कमेंट, क्या हुकूमत वाकई दबाव महसूस कर रही है ऑपोजिशन के जलसों से? क्या वो प्रेशर जो रिक्वायर्ड है वो प्रेशर बढ़ रहा है? हमें ऐसी अपोजिशन से क्या दबाव महसूस हो रहा है जो खुद अंदर से टूटी फूटी हुई है? कोई फरार हो चुका है, कोई जेल चला गया है, कोई ऐसी हुकूमत से तो हमें कोई, ये तो मांगी तांगी पीडीएम है जो कहीं से एक लीडर को लिया है, कहीं से दूसरे लीडर को लिया है। जीपी में आपने नजर नहीं आया एक दूसरे के खिलाफ खड़े रहे, फिर चाय पे एक दूसरे से चाय पीते रहे। ये जो इनकी तरफ से हमें कोई खौफ नहीं है, न कोई खतरा है, इंशाल्लाह ताला ये सारे बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मरकजी तर्जुमान एनपी जाहिद खान और सूबाई वजीर शौकत यूसुफ ज़ई हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। या एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि शुगर मिल्स मालिकान मिलें क्यों बंद कर रहे हैं और क्या चीनी फिर नायाब होने जा रही है। इस मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने वफाकी वजीर सनअत व पैदावार हमाद अजहर को गन्ने के दम फरामी पर शुगर मिल्स को बंद करने की धमकी दे दी है। साथ ही एसोसिएशन ने शुगर मिल्स को दरपेश मुश्किलात पर वफाकी वजीर से मदद भी मांग ली है। एक ऐसे वक्त में जब सूबाई हुकूमत ने गन्ने की क्रशिंग शुरू करने की हिदायत जारी कर रखी हैं, शुगर मिल्स को बंद करने की धमकी इंतहाई खतरनाक है। एसोसिएशन के खत्म के मतन में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि काश्तकारों ने ज्यादातर इलाकों में गन्ने की हार्वेस्टिंग शुरू नहीं की है, जिसके बायस गन्ने की सप्लाई मुतासर होने का खदशा है। काश्तकार गन्ने के रेट का 200 रुपए फी मन से जायद मुतालबा कर रहा है। एसोसिएशन ने मुतालबा किया है कि शुगर मिल्स को 200 रुपए फी मन की मुकर्रर रेट पर फराहमी की जाए और जिला इंतजामिया के जरिए शुगर मिल्स को गन्ने की बाकायदा फराहमी यकीनी बनाई जाए। अगर ऐसा ना हुआ तो गन्ने की सप्लाई में किल्लत हुई तो शुगर मिल्स को बंद करना पड़ेगा। एंड क्रशिंग सीजन के आगाज में शुगर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से वफाक को खत लिखना कई सवालात को जन्म दे रहा है। इस हवाले से शुगर मिल्स एसोसिएशन के तर्जुमान वहीद चौधरी से हमने बात की है। वहीद चौधरी का कहना था कि हुकूमत ने शुगर मिल्स को तो 10 नवंबर से क्रशिंग शुरू करने की हिदायत दे रखी हैं, लेकिन इस वक्त शुगर मिल्स को गन्ना तक नहीं मिल रहा है। आम हालात में 25 नवंबर के बाद गन्ना मिलता है, जबकि 27 और 28 नवंबर को गन्ने की क्रशिंग का आगाज होता है। लेकिन पंजाब और सिंध हुकूमत सिर्फ हुक्म जारी करने तक महदूद है, जबकि सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि वो मिल्स तक गन्ने की फराहमी यकीनी बनाएं। अब किसानों में तासुर पाया जाता है कि शुगर मिल्स मालिकान
उन्हें उनका हक नहीं देते हैं, जबकि हुकूमत का इल्जाम है कि मिल किसानों का इस्तेहसाल करते हैं। इस हवाले से वज़ीर आज़म के मुशीर बराए दाखिला शहजाद अकबर ने एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस में चंद नकात उठाए थे। वो क्या कह रहे थे, सबसे पहले उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। इस रिपोर्ट की जो फाइंडिंग्स हैं उनके अंदर ये लिखा गया है कि जो शुगर मिल्स हैं वो तवातर से अपने किसानों को जो उनको गन्ना बेचते हैं उनको स्पोर्ट प्राइस से भी कम, इंतहाई कम दाम अदा करते हैं। तकरीबन तमाम मिलें 15% से लेके 30% तक गन्ने के वज़न में कटौती करते हैं, जिसका डायरेक्ट नुकसान किसान को होता है। और इसके साथ साथ किसान को कुछ मिलों में ये देखा गया है कि कच्ची पर्ची का सिस्टम है, CPR की जगह कच्ची पर्ची के ऊपर उनको अदायगियाँ की जाती हैं, तो वहाँ पे वो 140 रुपये से भी कम है। इसके साथ साथ ये भी देखने में आया है कि किसान को मुख्तलिफ मिल मालकान अनऑफिशियल बैंकिंग भी करते हैं, जहाँ पे वो एडवांस पैसे देते हैं या कोई जिन्स देते हैं फर्टिलाइज़र की मद में। उस मद में भी क्योंकि वो रेगुलेटेड बैंकिंग नहीं है, अनरेगुलेटेड बैंकिंग है, तो 35% तक उससे प्रॉफिट की रेशो में भी वसूली कर ली जाती है। इसके अलावा शुगर मिल्स पर इल्जाम आयद किया जाता है कि वो किसानों के अलावा आम आदमी का इस्तेहसाल भी करती हैं। शुगर कमीशन की तहकीकाती रिपोर्ट में इन इल्जामात की तफसील भी बताई गई। अवाम को किस तरह से इसके अंदर नुकसान पहुंचाया गया है, अवाम को लूटा गया है। 2017-18 की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो शुगर मिल्स ने दी माजी में भी और अभी भी, वो 51 रुपये पर किलो है, जबकि फोरेंसिक ऑडिट कमीशन ने इसकी प्राइस डिटर्मिन की है 38 रुपये। सन 2018-19 में रही हैं वो 52 रुपये 6 पैसे है, जबकि 18-19 की जो कमीशन की मुकर्रर करदा कीमत है वो 40 रुपये 6 पैसे है। उसके बाद सन 2019-20 में जो ये साल है, जो शुगर मिल का बिफोर टैक्सेशन जो प्राइस डिटर्मिनेशन है वो 62 रुपये है, 62 रुपीज़ पर केजी, जिसको 2019-20 के मुताबिक कमीशन ने मुतय्यन किया है 46 रुपये 4 पैसे। शुगर मिल्स कमीशन की रिपोर्ट और शहजाद अकबर के इल्जामात के बाद पंजाब हुकूमत ने गुज़श्ता 70 सालों से राइज पंजाब शुगर मिल्स ऑर्डिनेंस में तरमीम करने का फैसला किया। हुकूमत ने पंजाब शुगर मिल्स एक्ट 1950 में मुताद्दिद तरमीम की। तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत अब गन्ने के काश्तकारों के वाजिबात की अदायगी में ताखीर, वजन और अदायगी में गैर कानूनी कटौती पर 3 साल कैद और 50 लाख रुपए जुर्माने की सजा होगी। शुगर मिल्स गन्ने की वसूली की बाज़ाब्ता रसीद जारी करने की पाबंद होगी। गन्ने के वाजिबात काश्तकार के अकाउंट में भेजे जाएंगे। कंडा जात पर शुगर मिल के एजेंट मिल की बाज़ाब्ता रसीद जारी करने के पाबंद होंगे और मिल्स की जानिब से किसानों को कच्ची रसीद जारी करना जुर्म होगा। ऑर्डिनेंस में कहा गया है कि केन कमिश्नर को काश्तकारों के वाजिबात का तयन और वसूली का इख्तियार दे दिया गया है। वाजिबात की वसूली बजरिया लैंड रेवेन्यू एक्ट की जा सकेगी। काश्तकारों के वाजिबात ना हासिल करने पर मिल मालिक गिरफ्तार और मिल की कुर्की की जा सकेगी। डिप्टी कमिश्नर्स बतौर एडिशनल केन कमिश्नर गिरफ्तारी और कुर्की के अहकामात पर अमल दरामद के पाबंद होंगे। तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुताबिक गन्ने की क्रशिंग ताखीर से शुरू करने पर 3 साल कैद और यौमिया 50 लाख जुर्माना होगा। शुगर फैक्ट्रीज एक्ट के तहत जुर्म नाकाबिल जमानत और काबिल दस्तअंदाजी पुलिस बना दिया गया है और मुकदमात की समात मैजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल से सेक्शन 30 के मैजिस्ट्रेट को मुंतकिल कर दिया गया है। सवाल पैदा होता है कि एन क्रशिंग सीजन के आगाज में शुगर मिल्स को बंद करने की धमकी क्यों दी जा रही है? किसान शुगर मिल्स मालिकान को गन्ना सप्लाई क्यों नहीं कर रहा है? किसान ऑर्डिनेंस से मुतमईन है तो फिर इमदादी कीमत ना मिलने का खदशा क्यों है? और शुगर मिल्स मालिकान पर आयद किए जाने वाले इल्जामात में किस हद तक सदाकत है? इन्हीं मामलात पर बात करेंगे। इस वक्त चेयरमैन किसान इत्तेहाद चौधरी अनवर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी अनवर साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि शुगर मिल्स एसोसिएशन का ये इल्जाम दुरुस्त है कि काश्तकार 200 रुपये फी मन के हिसाब से गन्ना देने को तैयार नहीं है? ये इल्जाम उनका दुरुस्त है। उनको को मुफ्त ले जाओ, डाकू रखो, डाकू उठा के ले जाए। 200 रुपए मान ले रहे हैं गन्ना और 200 के हिसाब से चीनी 65 रुपए किलो रेट बन रहा है। 100 रुपए से ऊपर चीनी बेच रहे हैं। अब भी कहते हैं किसान महंगा देता है गन्ना। किसान को क्या बचता है? ये तो मौजूदा गवर्नमेंट नाहर लोगों की गवर्नमेंट है। ये हमें ये भी नहीं बुलाती कि इससे हमसे ये पूछ लें कि अगर 200 रुपए गन्ना आप मिल वाले को बेच रहे हो तो चीनी का रेट क्या होना चाहिए, ये तो पूछ लें कम से कम। अनवर साहब क्रशिंग सीजन से एन पहले 180 रुपए से 20 रुपए इजाफा करके 200 रुपए फी मन का रेट कर दिया गया।
क्या काश्तकार इस रेट पर मुतमईन नहीं है, ये कह रहे हैं आप? और फिर जो शुगर मिलर्स कह रहे हैं कि 200 रुपए पर काश्तकार गन्ना देने को तैयार नहीं, वो भी अपनी जगह पर दुरुस्त है। फिर गुजारा ये है कि 280 नहीं था, पिछले साल 190 रुपए रेट था, अब इन्होंने 200 रुपए किया। 10 रुपए हमें फकीर समझ के खैरात दी है। और गन्ना जो है वो रहीम यार खान में सबसे ज्यादा काश्त है, बहावलपुर डिवीजन में सबसे ज्यादा काश्त है। वो गन्ना सिंध वाले ले जा रहे हैं 180 रुपए नकद पेमेंट देके। ये हमसे 200 रुपए मन गन्ना लेते हैं, पैसे फिर भी नहीं देते, उधार लेते हैं। उधार पैसे अपनी मर्जी की डेट पे देंगे, तो इसलिए सिंध वाला गन्ना ज्यादा सिंध जा रहा है। सिंध वाले भी जो शुगर मिल मालिकान है वो पंजाब वालों को लूट रहे हैं। सिंध का जो काश्तकार है वो तो बेचारा पहले ही लूटा पड़ा है उनके हाथों। तो ये गन्ना 200 रुपए मन हमसे शुगर मिल वाला ले रहा है। चौधरी अनवर साहब, हुकूमत ने शुगर केन तरमीमी एक्ट 2020 मुतारिफ कराया है, उसमें काश्तकारों को काफी हुकूक दिए गए हैं, जिसकी बात वो कर रहे हैं कि ताकि उनका इस्तेहसाल कोई मिलर ना कर सके। तो क्या वो तरमीमी एक्ट आप ये कह रहे हैं कि इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, नाफिज नहीं है भरपूर तरीके से, और काश्तकारों का इस्तेहसाल होता चला जा रहा है? वो एक्ट जो है उसका काश्तकार को 1% भी फायदा नहीं है। वो एक्ट बनाया नून लीग के लिए, वो एक्ट बनाया पीपल पार्टी की शुगर मिलों के लिए, वो किसानों के लिए एक्ट नहीं बनाया। जो पीपल पार्टी और नून लीग की मिलें होंगी MNA MPA की, उन पे लागू करेंगे। जो PTI की मिल होगी उस पे वो एक्ट लागू नहीं होगा। एक्ट क्या है कि ये जो गवर्नमेंट का रेट है वो उसमें से कम नहीं कर सकेंगे, ये गन्ने में कटौती नहीं कर सकेंगे, ये टाइमली पेमेंट देंगे। ये 3 चीजें एक्ट में शामिल है। क्या गवर्नमेंट ने ये नहीं सोचा कि गन्ने का 200 रुपया रेट दे रहे हैं, चीनी वो 100 रुपए किलो बेच रहा है, तो 40 रुपए चीनी पे कमा रहा है, पर केजी कमा रहा है 40 रुपए। 40 रुपए मेरे काश्तकार को मन पे नहीं बच रहे। तो ये एक्ट हम पे, इसका एक्ट का कोई फायदा नहीं है। ये मैंने गवर्नमेंट को कहा था कि ये एक्ट अगर लागू करना है तो फरवरी में लागू करो। अभी तो ये एक्ट किसी मिल पे लागू नहीं हुआ। अगर ये लागू करेंगे तो शुगर मिल मालकान स्ट्राइक पे चले जाएं तो हमारे काश्तकार का गन्ना कौन खरीदेगा? चौधरी मोहम्मद अनवर साहब, एक और जो उनका रिजर्वेशन है वो ये है कि क्रशिंग सीजन का आगाज हो गया है, मिलें खुलवा दी गई हैं, लेकिन मिलों तक गन्ना नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि गन्ना अभी तक जो है मिल तक नहीं पहुंच रहा, और उस हवाले से वो रायपुर गन्ना नहीं आ रहा है मार्केट के अंदर। क्या ये बात भी दुरुस्त है कि गन्ने की फसल अभी तैयार नहीं हुई है, वो मिल तक पहुंच नहीं रहा और मिलें जो है वो ओपन पड़ी हुई है? ये बात दुरुस्त है, गन्ना कम आ रहा है। क्यों कम आ रहा है? इसलिए कि गन्ने का रेट बहुत कम है। ये 250 रुपए मन गन्ना खरीदेंगे। चंद दिनों दिसंबर में 225 रुपए मन गन्ने का रेट होगा। जनवरी में 250 रुपए मन गन्ने का रेट होगा। 250 रुपए मन गन्ना बिकेगा। इसका फायदा तो काश्तकार को होगा फिर पिछली, तो इसीलिए काश्तकार ने गन्ना रोका हुआ है। जब गन्ने का रेट ही नहीं है तो जो अमरे मजबूरी बेचता है उतना का गन्ना बेच लेता है, जिससे वो अपनी जरूरियात पूरी कर ले। गन्ना असल में आएगा जब गन्ने का रेट बेहतर होगा। तो फिर इसका मतलब तो ये कि शुगर मिल्स मालिकान ने जो खत लिखा है वफाकी वजीर हमाद अजहर को, वो ये कहने पे हक बजानिब है कि उनको गन्ना नहीं मिल रहा है, मिलें ओपन है, यकीनन उनकी बिजली भी कंज्यूम हो रही है, जो खर्चा आ रहा है वो भी है, स्टाफ भी मौजूद है, लेकिन गन्ना नहीं पहुंच रहा है, जो रॉ मटेरियल है वो नहीं पहुंचेगा, तो फिर कैसे क्रशिंग शुरू हो सकेगी? ये गन्ना आएगा जब, मैंने कहा है ना कि जब इसका रेट बेहतर होगा। हमाद अजहर को कहो किसानों से जबरदस्ती गन्ना कटवा के मिलों को दे दे। ये रेट पे डिपेंड करता है ना, सप्लाई डिमांड पे। लेकिन अगर फी मन गन्ने का रेट बढ़ेगा, जैसे आप ये कह रहे हैं कि 250 से 300 रुपए मन में गन्ना खरीदा जाएगा मिलर्स की तरफ से, तो फिर अल्टीमेटली चीनी की कीमत क्या होगी चौधरी मोहम्मद अनवर साहब? जब 300 रुपए मन गन्ना खरीदेगा, 100 रुपए चीनी का रेट बनता है। चीनी आज 100 रुपए है, गन्ना 200 रुपए है, तो इतना रेट डिफरेंस मेरा काश्तकार कैसे बर्दाश्त करे? 40 रुपए का रेट डिफरेंस तो अब है, जब मजीद 50 से 100 रुपए कीमत बढ़ जाएगी तो उस वक्त रेट का डिफरेंस कहां तक पहुंचेगा, और एक आम आदमी को चीनी कितने रुपए किलो मिलेगी सर? ये 100 रुपए बेचेगा तो गन्ना 250 से ऊपर खरीदेगा, तो इसका प्रॉफिट मार्जिन डाउन होगा।
मेरे कस्टमर जो ग्राहक होगा, चीनी खरीदार, उस पे तो कोई असर नहीं होगा ना। ये अपना मार्जिन डाउन करें, इतना मार्जिन प्रॉफिट होता है कि 40 रुपए किलो पीछे प्रॉफिट ये चीनी वो भी तो में ले मार्जिन रहे हैं। डाउन करने को तैयार नहीं होंगे ना सर। अल्टीमेटली तो कंज्यूमर के लिए प्राइस बढ़ेगी चीनी की। तो कंज्यूमर के लिए आटा, ये गंदम हमसे 1400 रुपए मन खरीदी है, आज 2400 रुपए मन है। हमारा 1000 मन रुपया कौन खा गया मन का? हमने तो गवर्नमेंट को गंदम दी थी, फूड को गंदम दी थी। जिसने गंदम नहीं दी थी, गन पॉइंट पे उसके घर से उठा ली। बिल्कुल ठीक है। यानी आप ये कह रहे हैं कि काश्तकार इस वक्त हुकूमत से नाराज है और उनके तहफुजात मौजूद है जिन्हें हुकूमत को एड्रेस करने की फौरी तौर पर जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। चेयरमैन किसान इत्तेहाद चौधरी अनवर हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि नौजवान जो मुल्क का 65% है, इन नौजवानों का इस्तेहसाल कौन कर रहा है। इस आम सवाल को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक। अमरीकी फिलोसोफर नॉम चॉम्स्की ने आज अमरीकी इंतखाबात के तनाजुर में एक ट्वीट की। उन्होंने सवाल पूछा कि इलेक्शन क्या है। साथ ही उन्होंने खुद ही जवाब दिया कि एक जैसे पस मंजर, यकसा दौलत के हामिल, सियासी असर रसूख के हामिल दो अफराद एक ही एलीट यूनिवर्सिटी में जाते हैं, एक ही सोसाइटी का हिस्सा बनते हैं और फिर उसी अशराफिया से हुक्मरान बनने की तरबियत हासिल करते हैं। दोनों हुक्मरान बन सकते हैं क्योंकि उन्हें फाइनेंस भी एक ही कारपोरेट तबका करता है। अमरीकी फिलोसोफर की इस ट्वीट के बाद नजरों के सामने पाकिस्तानी सोसाइटी, उस सोसाइटी का अहम हिस्सा 65% नौजवान आ जाते हैं। ये वो नौजवान हैं जो मुख्तलिफ झंडों तले सियासी अशराफिया का आला-ए-कार बन जाते हैं। बुलंदोबाग दावों, दिलचस्प नारों और हंसी ख्वाबों के जरिए तमाम सियासी जमातें इन नौजवानों को इस्तेमाल करती हैं, मगर इक़्तिदार मिलते ही सियासी अशराफिया अकरबा परवरी और मौरूसियत की ऐसी तारीख रकम करती है कि नौजवान खुद हैरान रह जाते हैं और एक नए निजात दहिंदा की तलाश में लग जाते हैं। दीगर सियासी जमातों की तरह तहरीक इंसाफ ने भी नौजवानों को हसीन ख्वाब दिखाकर अपना गर्विदा बनाया, मगर पीटीआई भी मुल्की सियासी कल्चर का हिस्सा होते हुए अपने वादों से मुकर गई। अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अपनी सरबराही में कौमी यूथ काउंसिल, नेशनल यूथ काउंसिल कायम करने का ऐलान किया है। वफाकी वज़ीर असद उमर ने काउंसिल के खदोखाल बयान करते हुए दावा किया कि मुल्क भर से 50 नौजवानों का इंतखाब किया जाएगा। नौजवान वज़ीर आज़म के साथ मिलकर वो पॉलिसीज तश्कील देंगे जो उनकी ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर ने बताया कि पाकिस्तान बनने और इमरान खान की जद्दोजहद में नौजवानों ने अहम किरदार अदा किया। यूथ काउंसिल का सिलेक्शन प्रोसेस इंतहाई शफाफ और मेरिट की बुनियाद पर किया जा रहा है। नौजवान नेशनल यूथ काउंसिल में शामिल होने के लिए कामयाब जवान की वेबसाइट से अप्लाई करें। 50 बेहतरीन काबिल नौजवानों को काउंसिल की रुकनीत के लिए मुंतखब किया जाएगा। असद उमर और तहरीक इंसाफ की जानिब से नौजवानों को ख्वाब दिखाने का ये कोई पहला वाक़या तो नहीं है, बल्कि इससे कबल भी नौजवानों को इससे बड़े ख्वाब दिखाए जाते रहे। टाइगर फोर्स के नाम से नौजवानों को कार्ड्स जारी किए गए, मेंबरशिप के नाम पर नौजवानों को ख्वाब दिखाए गए। यही जलसों की रौनकें बढ़ाने के लिए भी नौजवानों को अच्छे मुस्तकबिल के ख्वाब दिखाए गए। नौजवानों के लिए अब कर्जे देने हैं ताकि नौजवान अपने कारोबार कर सके। रोजगार कैसे देंगे? सबसे आसान नौकरियां देना टूरिज्म के अंदर है। नौजवान को अगर आप अच्छी तालीम नहीं देते, उसको रोजगार नहीं मिलता और वो इंटेलिजेंट भी है, उसमें वाइब्रेंसी है, तो वो क्या करेगा? ये वो मुल्क बनेगा जो मैंने बड़ी देर से कहता रहा हूं, बाहर से लोग पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने आया करेंगे इंशाल्लाह। अब सवाल यह है कि पीटीआई ने नौजवानों के ख्वाब किस हद तक पूरे किए, इस मामले पर बात करेंगे। लेकिन तहरीक इंसाफ के नक्शे कदम पर मुस्लिम लीग नून भी मैदान में आई। अपने दौरे हुकूमत में नौजवानों को नुमाइंदगी का हक तो नहीं दिया, लेकिन अब जबकि हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए उन्हें नौजवानों की जरूरत पेश आ रही है, मैदानों को भरने के लिए, नारे लगाने के लिए, जोशीली तकारीर सुनवाने के लिए एक बार फिर नौजवानों को ख्वाब दिखाए जा रहे हैं और शेर जवान के नाम से ही फोर्स लॉन्च कर दी गई। वज़ीर आज़म ने फरमाया था कि नई नस्ल के नौजवानों, आप में से अक्सर इकबाल और जिना बनेंगे। शेर जवान जो है वो मेरे आप जैसे जो बहुत ही प्रॉमिसिंग पाकिस्तान के नौजवान हैं, उनको सियासी शऊर देने की तहरीक है। पाकिस्तान के नौजवानों को इकबाल का शाहीन बनाने की तहरीक है। तमाम सियासी जमातें नौजवानों को अपने नारों के जरिए मरूब करती हैं, ख्वाब दिखाकर अपना गर्विदा बनाती हैं, शोला बयानी के जरिए उनके जज्बात को उभारती हैं, मगर मुंतखब होते ही मुल्क के 65% हिस्से को गोया भूल ही जाती हैं। तासुर है कि तहरीक इंसाफ ने नौजवानों को सबसे ज्यादा अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। दावा किया कि पार्लियामान में नौजवानों को नुमाइंदगी दी जाएगी, मगर तहरीक इंसाफ भी दीगर सियासी जमातों के नक्शे कदम पर चल पड़ी। नौजवानों को तरक्की के मौके देने की बजाय
5% सियासी अशराफिया का ही सहारा लिया गया। इलेक्टेबल से नफरत करने वाली तहरीक इंसाफ उन्हीं के पास पहुंची, इक्तदार में आई और फिर नौजवानों को तो गोया भूल ही गई। ये तहरीक इंसाफ की कहानी नहीं है, बल्कि मुल्क की सियासत का अलमिया भी यही है। मुल्क की सियासत अब भी पूरी तरह से दौलत, खानदानी विरासत और निजी ताल्लुकात पर मबनी है। इसलिए यहाँ किसी नौजवान के लिए जगह बनाना इतना आसान नहीं है। सियासी जमातें पूरी तरह मौरूसियत के जाल में जकड़ी हुई हैं। कोई भी सीनियर या नौजवान सियासतदान सियासी जमात की क़ियादत का ख्वाब नहीं देख सकता है, क्योंकि इस ख्वाब की कीमत उसे अपने सियासी करियर की कुर्बानी की सूरत में चुकानी पड़ती है। सियासी जमातों के इस रवैये के बायस जहां नौजवान अपने मुस्तकबिल से परेशान हो रहे हैं, बल्कि वो अपना मुस्तकबिल बचाने के लिए दीगर ममालिक का रुख कर रहे हैं, जिसके बायस मुल्क की एक बड़ी अफरादी कुव्वत ज़ाया हो रही है, ब्रेन ड्रेन हो रही है। नौजवानों की मायूसी और सियासी अमल से दूरी की एक बड़ी वजह भूख भी है, क्योंकि खाली पेट तो तहरीकें नहीं चला करती हैं। नो मैन कैन बी पैट्रियट विद एन एम्प्टी स्टमक। हुब्बुल वतनी भी नहीं आती है। अच्छा मुस्तकबिल तो नौजवानों का ख्वाब है, और उनका यह ख्वाब जहां पाए तकमील तक पहुंचेगा, नौजवानों का रुख उसी जानिब होगा। किसी दूसरे मुल्क में नौजवान कोई कारहाय नुमाया सर अंजाम दें तो हम उस पर फख्र करते हैं, लेकिन ये हमारे लिए बाइस फख्र नहीं है, बल्कि शर्मिंदगी का मकाम होता है। अभी हाल ही में एक खबर सामने आई जिस पर हर फर्द ने खुशी के शादियाने बजाए। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने दुनिया के बेहतरीन 2% मुहक्किकीन 2% रिसर्चर्स की फहरिस्त जारी की, जिस फहरिस्त में पाकिस्तान के 81 मुहक्किकीन को शामिल किया गया। इसी फहरिस्त में पंजाब यूनिवर्सिटी के 3 जबकि बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी के 2 प्रोफेसर शामिल थे। इस्लामी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद अशरफ चौधरी और डॉक्टर अली दाऊद को बेहतरीन मुहक्किकीन की फहरिस्त में शामिल किया गया, उन 2% में जो दुनिया भर के बेहतरीन मुहक्किकीन थे। दोनों प्रोफेसर्स का ताल्लुक इस्लामिक यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से था, मगर बदकिस्मती के साथ दोनों इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं। डॉक्टर शहजाद इस वक्त इस्तांबुल यूनिवर्सिटी में बतौर एसोसिएट प्रोफेसर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, जबकि डॉक्टर अली जद्दा यूनिवर्सिटी से मुंसलिक हैं। डॉक्टर शहजाद से अगस्त 2018 में इस्लामी यूनिवर्सिटी से अपने करियर का आगाज़ किया, लेकिन इब्तदाई में उन्हें सदर जामिया के बेटे को डिग्री जारी करने का हुक्म दिया गया। उन्हें एक ऐसे तालिब इल्म को डिग्री जारी करने के लिए दबाव का सामना करना पड़ा जिसने जामिया में कोई भी क्लास नहीं ली थी, यूनिवर्सिटी में एक दिन भी क्लास अटेंड नहीं की थी। जामिया के सदर ने इस रवैये से दिलबर्दाश्ता होकर उन्हें ना सिर्फ इस्लामी यूनिवर्सिटी को छोड़ने का कहा, बल्कि वो पाकिस्तान से जाने पर भी मजबूर हो गए। डॉक्टर अली दाऊद भी यूनिवर्सिटी इंतजामिया के रवैये के बायस मुल्क छोड़ने पर मजबूर हुए। ये कहानी तो 2 प्रोफेसर्स की है जिनकी सलाहियतों का एतराफ़ पूरी दुनिया कर रही है, लेकिन ऐसे सैकड़ों वाक़यात इस मुल्क में रोज़ाना रूनुमा होते हैं जिनके बायस नौजवान मायूसी में मुब्तला हो रहे हैं। नौजवानों को इस वक्त किसी यूथ काउंसिल, टाइगर फोर्स, शेर जवान फोर्स की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उन्हें अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाने के लिए आज़ाद और खुद मुख्तार माहौल, तरक्की के बेहतरीन मौके, यकसा मौके, सियासी सरगर्मियों के लिए पार्लियामान की नुमाइंदगी की ज़रूरत है। उन्हें महज सियासी नारों और दावों के जरिए मरूब करने की बजाय ऐसी फ़ज़ा कायम की जानी चाहिए कि वो ये अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सके, पॉजिटिवली यूटिलाइज कर सके। मार्केफ यहाँ एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि कहाँ बच्चे पिंजरों में कैद हैं, बच्चे पिंजरों में कैद क्यों हैं और किस जगह पर बच्चों को पिंजरों में कैद किया जाता है। इस मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आज दुनिया भर में बच्चों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। कोरोना वबा के बायस बच्चों को दरपेश ज़हनी और जिस्मानी सेहत के मसाइल, भूख और बच्चों के दीगर हुकूक पर भी बात की जा रही है। लेकिन आज के दिन उन हज़ारों बच्चों का अलमिया भी आलमी ज़मीर पर दस्तक दे रहा है जो गोलियों की आवाज़ें सुनकर पैदा होते हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी जेल में परवरिश पाते हैं और मुहासरे, तलाशी और गैर कानूनी हिरासत के अज़ियतनाक दौर से गुजरते हुए जवान होते हैं। जी आप बात हो रही है मकबूजा कश्मीर के उन हज़ारों बच्चों की जो आज भी आलमी बरादरी की तवज्जो के मुस्तहिक हैं। आलमी दुनिया तो लॉकडाउन का शिकार बच्चों की ज़हनी सेहत का हल तलाश कर रही है, मगर क्या आज के दिन इन बच्चों के मुस्तकबिल पर बात की गई जो गुज़श्ता 1.5 साल से सूरज की रोशनी को तरस गए हैं, जिनके बगैर खेल के मैदान वीरान हैं जबकि तालीमी इदारे सुनसान दिखाई देते हैं। मकबूजा वादी के 1,07,860 यतीम बच्चे आलमी ताकतों से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या वो इस कुर्रा अर्ज़ का हिस्सा नहीं है? क्या ये बच्चे नहीं हैं? क्या वो शफ़क़त पदरी के मुस्तहिक नहीं है? भारतीय गोलियों के जरिए शहीद होने वाले 1000 से ज़ायद बच्चों की रूहें अक़वाम आलम से एक ही सवाल कर रही हैं कि आखिर उनका कसूर क्या था। आज मकबूजा वादी दुनिया की सबसे बड़ी जेल बनी हुई है जहां बच्चे पिंजरों में कैद हैं, जिन्हें घर के आंगन से निकलने के लिए भी भारतीय फौज की इजाज़त दरकार होती है। पैलेट गनों के जरिए अपनी आंखों को खो देने वाले 500 से ज़ायद बच्चे दुनिया के मुनसिफों से सवाल कर रहे हैं कि ये दुनिया कैसी है। वो कश्मीर के जर्द चिनारों पर खिलती खिजा देखने से कासिर है, वो झील डल में चलने वाले शिकारे देखने से भी महरूम है।
इन बच्चों को हिमालय और पीर पंजाल के पहाड़ों पर पड़ी बर्फ भी दिखाई नहीं दे रही है। वो अपनी माओ के साथ जाफरान के खेतों में तो जाते हैं, मगर इन खेतों पर खिले फूल देखने से कासिर हैं। जम्मू के मैदानों से लद्दाख की संगलाख चट्टानों तक, झील डल के नजारों से ट्यूलिप गार्डन की बहारों तक, बिनाई खो देने वाले ये कश्मीरी बच्चे अपने ही घरों के खूबसूरत आंगन देखने से कासिर हैं। तो में कैद ये बच्चे आलमी ज़मीर पर गुज़श्ता कई दहाइयों से दस्तक दे रहे हैं, मगर जंग आलूद मसलहतों के ताले खुलते दिखाई नहीं दे रहे हैं। आखिर कब इन बच्चों की तारीकी सहर में तब्दील होगी? आखिर कब ये स्याह रात सफ़ेदी में बदलेगी और इन लोगों की ज़िंदगियों में भी उजाला आएगा? ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अब तक रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।